हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलेंस फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। और ख़ास करके किस संविधान के बारे में कह रहे हैं? भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में कह रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, सच में है। इसके पीछे हमें जानना है कि क्या क्या विशेषताएं हैं। उससे पहले इंडिया की विविधता को समझ जाएं, क्योंकि इंडिया की विविधता है, इंडिया की डाइवर्सिटी है, जो संविधान का नया पैटर्न इस रूप में देखने को मिलता है। तो क्या विविधताएं हैं, है ना? हमें तो भारतीय संविधान पढ़ना है, लेकिन इसका भौगोलिक कारण को जानना है। असल बात क्या है कि 395 आर्टिकल जब 26 नवंबर 1949, है ना, जब संविधान को स्वीकार किया गया, तो उस टाइम कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद थे, है ना। 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे इसके, 22 पार्ट में ये डिवाइड था, ठीक है। 22 पार्ट में डिवाइड था और अनुसूचियों की संख्या 8 थी, 8 अनुसूची थी। जब संविधान बना तभी 395 आर्टिकल, इतना आर्टिकल किसी भी देश में नहीं है ना। क्यों है? भारत की भौगोलिक विविधता, ये समझना है। अभी कितना हो गया है आर्टिकल? अभी कुल मिला करके 470 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, 25 भाग में विभक्त है और 12 अनुसूची है। सोचिए, मतलब तब से लेकर के अब तक बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं और संविधान में कई सारे प्रावधान को जोड़ा भी गया है। कुछ जुड़े हैं, कुछ घटे भी हैं। जैसे कि 20 आर्टिकल माइनस किए गए, 4 भाग को माइनस किया गया और 95 आर्टिकल जोड़ा गया, नए नए आर्टिकल जोड़ा गया। आप देखेंगे कि भाग 9, अनुसूची 9, 10, 11 और 12, 4 को अनुसूची को जोड़ा गया, है ना। 4 का ए, 9 का ए, 14 का ए, ऐसे कई सारे भाग भी जोड़े गए। तो अभी वर्तमान में कितना है? 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूची है। इतने अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां विश्व के किसी भी देश में नहीं है। तो ऐसी कौन सी कारण है जो कि इतने सारे अनुच्छेद और आर्टिकल हैं? इसको हमें समझना है। इसको समझने के लिए हमें जानना है भौगोलिक कारण, कौन सा ज्योग्राफिकल इफेक्ट है, ज्योग्राफिकल कॉज है, जो इतनी बड़ी संविधान को हमें स्वीकार करना पड़ा और अभी भी इनको जीवंत रखना पड़ा। इनके बिना नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलने वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो विविधता को समझिए, क्या विविधता है? सबसे पहले जानना है भारत का क्षेत्रफल, एरिया। एरिया के संबंध में ज्ञात है आप लोगों को, कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये है क्षेत्रफल पूरे भारत के। क्षेत्रफल का माने एकदम कोने कोने की हिसाब किताब को रखा गया है, कितनी बड़ी एरिया भारतीय महाद्वीप में शामिल है, ये क्षेत्र है, क्षेत्रफल। विविधताओं में देखें, भौगोलिक विविधताएं में हम लोग पूरब की बिंदु लेंगे, पश्चिम की बिंदु लेंगे। पूरब की बिंदु का नाम है किबिथु, पश्चिम की बिंदु का नाम है सरक्रिक। तो किबिथु से लेकर के सरक्रिक तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक की दूरी जो है वो है 3214 किलोमीटर। ये मतलब डिस्टेंस हो गया सबसे एक सिरे से लेकर 2 सिरे तक के बीच, पूर्वी बिंदु से लेकर पश्चिमी बिंदु तक के बीच। ये इंदिरा कॉल, ये इंदिरा पॉइंट, किबिथु, सरक्रिक।
ठीक है, भौगोलिक विविधताओं में इन सबको हमें ध्यान रखना है। ओके, अब समुद्री सीमा की ओर हम लोग चलते हैं। समुद्री सीमा में देखिए कि भारत की क्या हाल है। समुद्री सीमा ऐसे है, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि की बात करें, मेन लैंड की बात करें, तो ये भी शामिल हो जाता है अंडमान निकोबार, कुछ लक्षद्वीप शामिल हो जाते हैं, कुछ दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव भी शामिल हो जाते हैं। तो इनकी भी कोस्टल डिस्टेंस को नाप के देखते हैं तो हमें मिलता है 7,517 किलोमीटर। ये बहुत बड़ी है तटीय सीमा। संविधान इतनी बड़ी बनने के पीछे ये भी कारण है, ठीक है। जब गहराई में जाएंगे तो ये पता चलेगा कि ये कौन सी कारण है भाई। तो ये तटीय रेखा है, ठीक है। अब देखते हैं, तट को छोड़ करके जमीन पर आइए, भूमि पर आइए। भूमि पर क्या हाल है। हम लोग शुरू करेंगे वही गुजरात वाली कच्छ का रण से, और ऐसे होते हुए जाएंगे राजस्थान को पार करके पंजाब जाएंगे, इसको पार करेंगे कश्मीर, है ना, जम्मू लद्दाख का हिस्सा पार करेंगे, आएंगे हम लोग उत्तराखंड, फिर यूपी वाला हिस्सा पार करेंगे, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, त्रिपुरा, ऐसे पार करते करते बांग्लादेश को भी घेर लेंगे। तो ये सीमा कितनी बनती है, ये बनती है 15,200 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के वहाँ तक की सीमा कितनी बनती है, 15,200 किलोमीटर। और इस सीमा में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है, विवाद बहुत ज़्यादा है। कैसे, पाकिस्तान और इंडिया के बीच विवाद होते चला आ रहा है, जब से हुआ है विभाजन तब से लेकर के, है ना, विभाजन से लेकर के अब तक का विवाद होते चला आ रहा है। तो हमारे संविधान में भी इसको लेकर के आर्टिकल कुछ न कुछ बढ़े हैं, जैसे कि आर्टिकल 51 आप लोग पढ़े होंगे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जिक्र करता है उसमें। तो एक आर्टिकल तो यहीं पे आप देख रहे हैं, आगे बढ़ करके भी आर्टिकल है कई सारे, है ना। अफगानिस्तान, इधर देखिए अब चाइना, जो डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट खड़ा करता है, विवाद ही विवाद खड़ा करता है। इनका फोकस कहाँ कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जो कहता है कि मेरा है, और इधर लद्दाख वाले क्षेत्र में सियाचिन, वो कहता है मेरा है। और हड़प वाली व्यवस्था यहाँ पर इसने बना के रखी है। बांग्लादेश अपने आप में भी डिस्प्यूट है। बांग्लादेश से घुसपैठी क्या करते हैं कि भारत के अंतर्राज्यीय क्षेत्र है वहाँ पर घुस जाते हैं, है ना, इनर स्टेट में जाके घुस जाते हैं। और बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल वाले हिस्से में तो खूब आते हैं व्यापार करने के लिए, तो यहीं पे यहाँ पे रह जाते हैं। म्यांमार देखेंगे तो रोहिंग्या समस्या है, शरणार्थी समस्या है, और कई सारे लोगों को म्यांमारी अपने हिस्से में रहने के बजाय इंडिया में खदेड़ देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि भारत की जनसंख्या को लेकर के समस्या हो जाती है, और वहाँ पर कई तरह की आतंकवादी अस्थिरताएं पैदा होती है। ये है जोग्राफिकल फिनोमिना जिसके वजह से संविधान में इफेक्ट आया है। हमने अभी तक सीमा की बात करी है, बाउंड्री की बात करी है, इससे हट करके और क्या विशेषताएं हैं जिससे संविधान के प्रावधानों में बढ़ोतरी हुई है। कि जो कहते हैं ना कि भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है, और सबसे लंबा है, व्यापक है, विस्तार है। ये जो एक्सपेंसिव कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं उसके पीछे ये सब कारण जिम्मेवार है। इसलिए ज्योग्राफी को पॉलिटिकल साइंस में जोड़ करके आपको पढ़ना है, तो ही आप समझ पाएंगे बढ़िया से कि ऐसी कौन कौन सी विविधताएं हैं। आप समझेंगे कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नागालैंड, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं उधर आप देखिए मिडिल इंडियन, उसमें से देखिए कुछ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, है ना, गुजरात, कुछ क्षेत्रों में केरला, इधर देखिए बिहार, सिक्किम। इन क्षेत्रों में जो विशेष राज्य से संसाधित होते हैं
इसके पीछे कारण है ज्योग्राफिकल। इनको माना जाता है पिछड़ा, बैकवर्ड वाला माना जाता है इसको, है ना। सिक्किम को छोड़ दें तो बाकी सारे स्टेट, यहाँ पर 7 को स्टेट है, 7 स्टेट, इसको 7 सिस्टर भी कहते हैं, 7 सिस्टर्स। इन 7 राज्यों को 7 बहन कहते हैं और 7 बहन एक ही हिसाब किताब की है, मतलब पिछड़ा है तो पिछड़ा है। इस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में एनडीए की सरकार आने के बाद पूरब की ओर देखो वाली नीति ले आई, इसके बाद इस स्टेट की ओर ध्यान देना शुरू किया। अब जाकर के इसको ध्यान देना शुरू किया गया। इसको सतोले बेटे की तरह व्यवहार कर रहे थे, मतलब बेटा है या नहीं कोई पता नहीं, जबकि इंडियन वाले हिस्से में शामिल था। इनको देखना चाहिए लेकिन इन्हें इग्नोर किया गया। तो ये आप देख लिए कि 7 सिस्टर में से ये भौगोलिक विविधताओं में देखा जाए तो राजस्थान वाला अधिकांश क्षेत्र शुष्क है, मरुस्थल है, मरुभूमि है। यहाँ पे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत सीमा बनाती है, इसके इधर थार मरुस्थल है। तो राजस्थान में भी कुछ क्षेत्र हैं जिसको हम लोग संविधान में विशेष क्षेत्र घोषित कर रखे हैं। इधर हिमालय है, हिमालय तो बहुत बड़ी है, इसको यूँ दिखाते हैं, आप समझ जाइए। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, ठीक है। एक है महान हिमालय, ये वाला मध्य हिमालय, और ये हो गया शिवालिक। ऐसे हिमालय की श्रेणियां हैं। और पठारी क्षेत्र इन क्षेत्रों में पड़ता है, ये पठारी क्षेत्र है, इसको राजमहल की पहाड़ और छोटा नागपुर की पठार कहते हैं। ये दक्कन वाला पठार है, ये पठार दक्कन वाला है, ठीक है। ये पहाड़ी एरिया हो गया, पूरे के पूरे पहाड़ हो गया। अब इन क्षेत्रों में भी विकास की खासा ज़रूरत होती है। और आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है खास करके हिमालय से प्लावित है। तो हमें क्या होता है ना कि कुछ विशेष राज्यों को दर्जा इसलिए देते हैं ताकि वो समान गति से विकास करें। कुछ क्षेत्र भौगोलिक कारण से अवरुद्ध हैं जिसकी वजह से हम लोग उसकी समानता नहीं दे सकते हैं। तो जैसे आरक्षण होता है वैसे ही विशेष राज्य का दर्जा भी होता है। विशेष राज्य के दर्जा में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विशेष ध्यान देती है ताकि वो विकास की ओर अग्रसरित हो जाए। एक पहाड़ी यहाँ पर है नीलगिरी, यहाँ कार्डामम पहाड़ी भी मिलेगा आपको, इलायची पहाड़ी भी मिलेगा। यहाँ पे विंध्य पहाड़ी, सतपुड़ा रेंज, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ कई सारे हैं, गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पे देखिए जो म्यांमार से सीमा रेखा बनाती है, अराकामा, ऐसे कई सारे पहाड़ों के हैं। तो ये भौगोलिक विशेषताएं हमारी ऐसी हैं कि संविधान को व्याख्या करने में, है ना, और संविधान को विस्तार देने में ये काम आता है। मतलब आज तक संविधान जो इतना लंबा बना है हमारे इंडिया का, इसके पीछे कारण ये है। अमेरिका में छोटा संविधान है, लिखा गया है लेकिन छोटा संविधान है। छोटा क्यों है? क्योंकि इस तरह से भौगोलिक विविधताएं वहाँ पर है नहीं। और वहाँ पर जब संविधान बना पहली बार, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हुआ था उसके बाद जो संविधान बना, तो वहाँ पर कई सारी विविधताओं को इग्नोर किया गया और सबको समान एक ही सूत्र में बांधा गया, एक ही समान साझेदारी में बांधा गया और संविधान वहाँ पे लिखा गया। लेकिन भारत बहुत झेलने के बाद होता है आज़ाद। अंग्रेजों की जी 200 से लेकर 250 साल तक की गुलामी को बर्दाश्त करने के बाद हमारे यहाँ आता है डेमोक्रेसी, इसके बाद संविधान की पूरी इंतजाम होती है। तो बहुत सीखा हम सब ने, है ना, इस गुलामी में बहुत कुछ झेला, झेलने के बाद संविधान का रूपरेखा बनाया। इसलिए इतनी बड़ी विविधताओं को संजो करके बना करके रखे गए हैं। ये विविधताएं रही। अच्छा, कुछ विविधताओं को देखें और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे भील गोंड समुदायों का क्षेत्र पड़ता है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो बस्तर वाला एरिया भी जो घुमक्कड़ जनजाति है उनका क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और गुजरात में भी देखेंगे वही हाल है, तेलंगाना में भी
कई पिछड़े वर्गों का स्थान है जिन्हें आगे बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जनजातीय क्षेत्रों का एरिया है ना, इसलिए ये भी एक भौगोलिक विविधता में शामिल हो जाता है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसमें पढ़ेंगे प्रस्तावना। किसकी प्रस्तावना? वो नहीं, संविधान की प्रस्तावना। ये प्रस्तावना सिर्फ इस टॉपिक का है, इस अध्याय की प्रस्तावना है। प्रस्तावना ये है कि भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। यहाँ पे तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय होने की बात कही रही है। ठीक है, हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधान से उधार लिए गए हैं। यहाँ पर समझिए बोरो लेने की बात कर रहा है, उधार लेने की बात कर रहा है, लेकिन भारतीय संविधान को उधार नहीं लिया गया है, इसको ऑब्जर्व किया गया है। अगर किसी भी देश के संविधान को हम लोग पढ़ते हैं तो इससे हमें ज्ञात होता है कि वो संविधान कितना बेहतर है मेरे लिए। आदमी देख के ही तो सीखता है। मान लीजिए कि आप किसी को देख के तो सीख रहे हो, तो जब भी किसी को देख के सीखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छा होता है। ठीक है, हमारे संविधान में क्या हुआ कि 60 देशों के संविधान जो हैं उसको पढ़ा गया, बढ़िया से पढ़ा गया, और पढ़ा गया संविधान सभा में, और वही तत्व वही एलिमेंट उन 60 देशों के संविधान से चुन चुन के लिया गया। जैसे कोई हंस समंदर से मोती को उठा के लाता है, कूड़ा करकट नहीं, मोती को उठा के लाता है, वैसे ही 60 देशों के संविधान से जो ऑब्जर्व करने के बाद जो इन्हें फाइनली मिला कि ये इम्पोर्टेंट है और ये बेहतरीन है, जो हमारे देश में मतलब इंडिया में इम्प्लीमेंट और लागू किया जा सकता है। इसलिए 60 देशों की संविधान को अध्ययन करने के बाद जो लिया गया है, इसको हम लोग उधार कैसे कहेंगे? ये तो बेहतर हुआ है ना। जैसे कई सारे किताबों को पढ़ने के बाद आप एग्जाम देने जाओ तो आंसर आपकी बढ़िया होगी, वैसे ही 60 देशों की अनुभव उससे निचोड़ा गया, तब जाकर के भारत का संविधान बना। तो इसको उधार लेने की बात नहीं करना चाहिए, ये ऑब्जर्व करने की बात करना चाहिए। एक हमारे संविधान विशेषज्ञ हैं डी.डी. बसु, है ना। डी.डी. बसु कहते हैं कि भारत शिशु लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो है लेकिन शिशु लोकतंत्र है। ये क्यों? क्योंकि भारत को आज़ादी होने में महज कितना अभी मानते हैं तो 70 से प्लस हुआ है, ज़्यादा नहीं, तो शिशु लोकतंत्र ही तो है। क्योंकि आज़ादी होने के बाद ही हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आया। उससे पहले कई सारे कंट्री है जो डेमोक्रेसी का अनुभव पा चुके हैं, वो बड़े वयस्क हो चुके हैं। कोई कंट्री है जो बुजुर्ग हो चुका है। जैसे सबसे पहले संविधान अमेरिका में निर्मित हुआ है, तो अमेरिका का संविधान बुजुर्ग हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ 47 में होता है आज़ाद, 1949 में बनता है संविधान फाइनली। तो शिशु लोकतंत्र ही इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको बेबी डेमोक्रेसी इसको कह सकते हैं। और इस बेबी डेमोक्रेसी को संभालने के लिए हमने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, तब जाकर के इनको संविधान दिया है। तो ये पैबंदकारी नहीं है, पैबंदकारी ये है नहीं, ये पॉजिटिव पैबंदकारी इसको कह सकते हैं, सकारात्मक पैबंदकारी। तो डी.डी. बसु जो है संविधान विशेषज्ञ, इन्होंने इनको सकारात्मक पैबंदकारी की संज्ञा दी है। इन्होंने उधार नहीं कहा, सकारात्मक पैबंदकारी की बात करी। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें संशोधन। अब इसको समझिए
तब से लेकर के अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। इसमें और 2 संशोधन जुड़ेंगे। क्या है? एक संशोधन जुड़ेगा इसमें 101वां संशोधन, और एक जुड़ेगा 105वां संशोधन, जो वर्तमान की संशोधन है। ठीक है, तो कई सारे संशोधन हो जाते हैं। इसमें से 42वां संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। देखिए इसको लिखे हैं, 42वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। इसका मतलब समझिए आप, एक आर्टिकल है 368 जिसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कुछ मूल संरचनाएं हैं, उसको आप अछूता रखिए और बाकी सब जो चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि मूल अधिकार हो गया, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजन हो गया, और उनके बीच की शक्तियों में स्वायत्ता की बने रहना। ऐसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हो गया, नागरिकता वाला जो अधिकार है वो हो गया, है ना। एक संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, ठीक है, और शक्तियों का बंटवारा, संघवाद, ये सब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर है। तो केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जितना बड़ा बदलाव कर चुके हैं, इतनी बड़ी संशोधन कर चुके हैं, 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां, है ना, 74वां, 97वां, 101वां, 105वां, ये सारे आर्टिकल जो आपने संशोधन कर चुके हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में संशोधन हो चुका है। लेकिन इससे एक बात आपको समझना है कि मूल संविधान को छोड़ देना होगा, मूल संविधान को कुछ नहीं करना होगा, मूल संविधान पर कोई भी आंच ना आए। संशोधन करिए लेकिन मूल संविधान पर कोई आंच नहीं आना चाहिए, और संशोधन करिए। तो आर्टिकल 368 के तहत वो केस का नाम था केशवानंद भारती, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कहा, नहीं तो संशोधन कुछ भी कर सकता है, फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट आएगी, सरकार आएगी, पार्लियामेंट में संशोधन कर देगा संविधान को, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे मौलिक अधिकार के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक है ना। जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से वो देखते रहते हैं कि संसद ने जो बनाया है अधिनियम वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। यदि गलत उन्हें मिलता है तो जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उसे हटा दिया जाता है, ताकि बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना से उसको मतलब ये ना कर सके, अवहेलना ना कर सके। अब आते हैं संविधान की विशेषताएं, ठीक है। सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का, ठीक है। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित और अलिखित। चलिए इसको समझते हैं, लिखित क्या होता है और अलिखित क्या होता है, ठीक है। देखिए संविधान 2 टाइप के हैं भाई, ठीक है। एक है लिखित, एक है लिखित, एक है अलिखित, रिटन, नॉन रिटन। लिखित में क्या होता है कि लिखा गया संविधान है, अलिखित में क्या होता है कि नहीं लिखा गया संविधान है, ठीक है। इसमें लिखा गया, इसमें नहीं लिखा गया संविधान है। हमारे भारत में कैसा है? लिखा गया संविधान है। अमेरिका में कैसा है? लिखा गया संविधान है। तो यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, ब्राज़ील, ऐसे कई सारे कंट्री आप देखें जो लिखा गया संविधान है, ठीक है। उसमें से एक भारत भी है, भारत जहाँ पे लिखा गया संविधान है। जापान भी है जहाँ पे लिखा गया संविधान है। लिखा गया संविधान की खासियत क्या है कि इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। क्लास 11th में एनसीईआरटी संविधान को लेकर के जो बातें कह रही है, लिखा गया नहीं होता तो पढ़ भी नहीं पाते, तो यहाँ पे लिखा गया है।
तो लिखा गया है तो पढ़ पाते हैं। इसलिए जहाँ पे लिखित संविधान होता है वहाँ पे लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, और नई से नई पीढ़ी के पास ये सारी सूचनाएं पहुँचती है। सुप्रीम कोर्ट में कौन किस तरह से अमेंडमेंट पर क्या प्रतिक्रिया किया गया, किस तरह से लॉ बनाया गया, क्या उसने निर्देश दिया, ये सब डाटा यहाँ पे उल्लेखित रहता है। संसद ने किस तरह के बहुमत से संशोधन में अपना प्रभाव छोड़े, ये सब भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो जब लिखा जाता है तो हमें भी पता चलता है। लेकिन जहाँ पे संविधान अलिखित है, लिखा नहीं गया है, वहाँ पर लोगों को जल्दी से पता नहीं चलता है। लेकिन जहाँ अलिखित संविधान है वहाँ का व्यवहार कैसे होता है इसको समझते हैं। अलिखित संविधान कौन से देशों में है, तो इसका एक एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। और कुछ बाल्टिक राज्य हैं जहाँ पर अलिखित संविधान है। यहाँ पर क्या होता है देखिए, इसमें लोगों के मन मस्तिष्क में वो सब बातें पता रहता है। ठीक है, जो संविधान में प्रावधानित है, जो संविधान में प्रावधान दिया गया है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बच्चे को पता होता है कि रास्ते में कैसे चलना चाहिए। ठीक है, और तो और हम रास्ते में आते हैं तो हमें पता चलता होता कि रास्ते में दाएं चले कि बाएं चलें, कॉमन सी बात है। हम लोग किसी को देख के भी सीख लेते हैं कि रास्ते में चलना कैसे है, बाएं या दाएं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो गाली गलौज नहीं होता है, झगड़े नहीं होता है बेफिजूल का। ये क्यों नहीं होता है? ताकि हमारे कॉमन सी बात में ये पता है, सामान्य चर्चा में ये सब बातें ज्ञात है कि किसी को गाली गलौज नहीं देना चाहिए, झगड़े नहीं लड़ने चाहिए। इस तरह से बातें हम लोगों को कॉमन सी पता है। तो जो बातें कॉमन सी पता है हम लोग अपने दैनिक व्यवहार में लाते हैं। ब्रिटेन का जो जनता है, ब्रिटेन की जनता और वहाँ का जो नागरिक है, उनको ये सब बातें फीड है, कॉमन सी बात है, पता है सड़क में कैसे चलना चाहिए या फिर कौन सारे अधिकार मुझे प्राप्त है। इंडियन को, अधिकांश इंडियन को पता नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ लिखित संविधान है कि कभी वो पढ़े और पता चले उन्हें। तो इंडिया में क्या है? लिखित संविधान है। ब्रिटेन में क्या है? अलिखित संविधान है ना। तो इंडिया में है लिखित संविधान। एक चीज़ और समझिए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें क्या हाल है? इसमें केंद्र की अलग लिखी गई संविधान है, राज्य की अलग लिखी गई संविधान है। इसका मतलब है कि वहाँ जो फेडरलिज्म है, वहाँ जो संघवाद है, उस संघ में केंद्र भी है और राज्य भी है, या केंद्र है और इकाई भी है। तो इकाई के लिए अलग सा संविधान है, केंद्र के लिए अलग सा संविधान है। हमारे इंडिया में क्या है कि संविधान एक ही लिखा गया है, राज्य के लिए भी वही है, केंद्र के लिए भी वही है, यहाँ तक कि स्थानीय शासन के लिए भी वही है, सेम। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। जिस चीज के बारे में यहाँ पे कह रहा है उसको समझिए। सबसे लंबा है लिखित संविधान, यह बृहद दस्तावेज है। ठीक है, यहाँ पे समझना है कि संविधान में एक प्रस्तावना है, 395 क्या है? अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। मूल रूप से एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद है, 22 भागों में विभक्त है और 8 अनुसूचियां है मूलतः, है ना। मूल रूप से ये सब थी। चलिए इसको समझिए, कितना था एक प्रस्तावना, जो आज भी एक प्रस्तावना है। 395 अनुच्छेद था, लेकिन अभी 470 हो चुका है। 22 भाग था, अभी कितना भाग है? 25 भाग है। 8 अनुसूचियां थी, अभी कितना है? 12 अनुसूचियां है। ठीक है, ये 2016 की आंकड़ा है, उसके हिसाब से 465 अनुच्छेद। लेकिन वर्तमान करें हम 2024 तो 470 प्लस है। ठीक है, इतने अनुच्छेद हैं, 22 भागों में विभक्त है। इसमें भी 22 भाग है, 25 भाग है, 25 भागों में विभक्त है। और
12 अनुसूचियां हैं तो यहाँ भी 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितना था? 8 अनुसूचियां। यहाँ पे कितना? 12 अनुसूचियां या 12 अनुसूची। जैसे हमने कहा कि ये सब क्या चीज़ है, ये चीज़ ऐसा है जैसे कि कोई किताब ले लें आप मैथ का, है ना, उसमें क्या क्या रहता है? क्वेश्चन रहता है। उसके आगे जाएं क्या रहता है? अध्याय रहता है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, समझिए कि अनुच्छेद, अध्याय हो गया भाग, और लास्ट में देखिए किताब में आंसर रहता है, और कई तरह की सारणियां, श्रृंखला रहती है, उसको हम लोग कहेंगे अनुसूचियां। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब तक क्या किया गया है कि लगभग 20 अनुच्छेद क्या किया है? हटा दिया है, और भाग 7 को भी हटा दिया है, और अभी 95 अनुच्छेद को जोड़ा गया है। भाग 4 में 4 का क, 9 का क, 9 का ख और 14 का क, इसको क्या किया है? जोड़ा गया है ना। अब देखेंगे ना, किसी भी देश में इतनी अनुसूचियां और अधिनियम और नियम और प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें है, भारत के संविधान में है। तो इसके पीछे कारण क्या है ना, हम दिखा रहे हैं। चलिए, इसके पीछे कौन सी कारण है? तो एक है भौगोलिक कारण, जो हमने सबने देखा, भूगोल देखा इंडिया का, भारत का विस्तार देख लिया हम सबने, विविधता भी देख लिया हम सबने, इसलिए हमने सबसे पहले उस मानचित्र को दिखाए। ठीक है, उस मानचित्र में सब कुछ ज्योग्राफिकली बताया गया है, उसको देखना जरूरी था। ठीक है, अब देखिए ऐतिहासिक, मैंने हिस्टोरिकल बहुत सारे कारण हैं जो कि हमारे संविधान में इतनी बड़ी प्रावधान हो गया। इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। एक बात ध्यान रखिए कि हमारा देश जब होता है आज़ाद, तो एक एक्ट बनता है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसके हिसाब से बनता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक्ट। तो हमारे यहाँ जब लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसने विभाजन को भी बढ़ावा दिया और हमारे देश को आज़ादी करने में भी उनकी हाथ रही, तो उसने कहा कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट जब भी आपका संविधान बनेगा इसको हटा देना है, ये हट जाएगा। लेकिन एक एक्ट 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, इंडिया एक्ट 1935, इसकी इफेक्ट को आज तक देखा जा सकता है। जबकि देखें 47 और देखें 35, है ना, ये अंतर है, फिर भी इसकी इफेक्ट को आज भी देखा जा सकता है। क्या इफेक्ट है? हमारे संविधान में कुल जो 470 अनुच्छेद है ना, इसमें से 50% प्लस, मतलब आधे से ज़्यादा अनुच्छेद कहाँ से लिए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। ठीक है, इसी यहाँ से लिए गए। अब देखेंगे राज्यपाल का व्यवस्था इसी से है, संघीय व्यवस्था इसी से है, यूपीएससी यहीं से दिया गया है। ठीक है, और सारे जितने भी आर्टिकल हैं, मूल आर्टिकल जो हमारे फेडरलिज्म सिस्टम को जीवित रखता है, वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है। मतलब एक स्टेट को छोड़ दें हम, जम्मू कश्मीर, वो भी 2019 में आर्टिकल 370 और 35 का ए, इसको हटाने की खूब जोर प्रयास किया गया। ठीक है, फिर भी हमारे यहाँ देखना है कि आर्टिकल 370 और 35 का ए अभी तक भी इफेक्टिव रहा है, कुछ कुछ मामलों में रहा है। ठीक है, तो पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर को लेकर के अलग सा संविधान दे दिया गया था, और राज्यों के लिए एकल संविधान है। इसका मतलब ये है कि यदि 28 राज्य है तो 28 में से 27 राज्य के लिए एकल संविधान है, और एक अकेला जम्मू कश्मीर के लिए अलग सा संविधान
370 या 35 का ये दिया गया था। ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से देखें ना तो अमेरिका जो है ना, हमने कहा अमेरिका, अमेरिका में राज्यों के लिए अलग संविधान है। ठीक है, अमेरिका में राज्यों के लिए अलग संविधान है और न्यायिक व्यवस्था में भी अमेरिका में राज्यों के लिए अलग सा व्यवस्था किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ समझिए एक कारण क्या है, ये तो आप समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, है ना। अंतिम देखिए कारण, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। देखिए सर, संविधान जब बन रहा था तो 3 वर्ष लगभग लग गया टाइम, 3 वर्ष। इसको करेंगे एक्सप्लेन तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। ठीक है, इसमें कुल कितने खर्चे होते हैं, इसमें 60 लाख के खर्चे होते हैं। कुल मिलाकर के 111 सेशन है ना, इतना होता है। सत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा, बैठक बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर जो बैठ रहे थे संविधान लिख रहे थे उसमें कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। इसका मतलब है कि जो अंबेडकर का नाम सुन रहे हैं उनके जैसे कई सारे लॉ के एक्सपर्ट्स थे वहाँ पर, जो ब्रिटेन, अमेरिका, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड वहाँ से पढ़ करके आए थे ताकि इंडिया में इम्प्लीमेंट करें लॉ को। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की संख्या अगर जिस संविधान सभा में रहेगा वहाँ पर बातें तोड़ मरोड़ करके होगी, सूक्ष्मता से, गहनता से अध्ययन किया जाएगा और देखा जाएगा कि भारत का संविधान जो रच रहा है उसमें कितनी विविधताएं हैं, क्या एक्सपेंसिव है, वो सब देखा जाएगा। तो संविधान सभा में लॉ एक्सपर्ट्स का होना ये भी वजह है जो कि हमारे संविधान इतना लंबा हो गया, ये इतनी बड़ी हो गई, इसके पीछे कारण ये सब भी है। ठीक है, ओके। देखिए, संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसका मतलब है कि शासन के मौलिक सिद्धांत हैं ही, प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों तथा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि जैसे अमेरिका की संविधान को हम लोग पढ़ेंगे ना तो चलेगा पता कि अमेरिका में बहुत सारे संविधान के जो प्रावधान हैं वो लिखा नहीं गया, उसके लिए अलग से एक्ट की व्यवस्था की गई। जैसे हमारे यहाँ CRPC एक्ट है, IPC एक्ट है, अगर उसको भी शामिल किया जाता तो समझिए कि कितनी बड़ी लिखित संविधान बन जाता। 470 आर्टिकल है अभी, अगर उन सबको हर एक धारा को, हर एक सेशन को अगर लागू किया जाएगा, क्रिमिनल लॉ है ना, सिविल लॉ, जुडिशियल लॉ, ऐसे सब धाराओं को अगर शामिल कर दिया जाए, है ना, भारत शासन संहिता, भारतीय न्याय संहिता, इन सबको शामिल किया जाए तो कितनी बड़ी हो जाएगी। अब ये तो इतनी मोटी किताब है, जैसे हमने कहा कि भारतीय संविधान का जो मूल दस्तावेज है वो दिल्ली में उच्चतम न्यायालय में है और उसकी वजन जो है वो 13 किलो है, 13.5, 13.5 kg है। अगर उन सबको भी शामिल कर लिया जाता तो कितनी वजन हो जाती या कितनी बड़े लिखित संविधान हो जाती, इसलिए उसको अलग से रखा गया। तो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में जितने भी प्रावधान है वो संविधान में शामिल है। मूल प्रशासन के बारे में शामिल है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखिए आपको मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी, राज्यों की संरचना को लेकर के जो बातें हैं वो मिल जाएगी, मौलिक अधिकार मिल जाएगा, DPSP मिल जाएगा, संघ शासन, राज्य का शासन, और बाकी जितने भी है ना, चुनाव से लेकर के आप स्थानीय स्वशासन को लेकर के बातें जितने भी आती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाता है और जाके इतनी लंबी हो जाती है।
अब देखिए विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब कौन कौन से स्रोत से लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान को। ठीक है, जैसे हमने कहा कि भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से है, 50% से प्लस इसी अधिनियम से लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। कितनी अच्छी बात है, जब किसी भी चीज़ का छानने हम का काम करते हैं तो वहाँ से रियलिटी और वास्तविक चीज़ें ही हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, लेते हैं। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। संविधान का दार्शनिक भाग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, है ना। मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के लिखित संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएस एसआर जिसको अब रूस कहते हैं, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि के देशों से लिए गए। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, संघ लोक सेवा आयोग, है ना, और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए। इस अधिनियम के समान है ना प्रावधान लिए गए हैं, या तो फिर इस अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। ये बात आपको समझना है कि मैक्सिमम आर्टिकल कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। नंबर 3 में आइए देखिए, नम्यता और अनम्यता की बात करी जा रही है। ये नम्यता अनम्यता क्या है इसको समझ जाइए सबसे पहले। ठीक है, संविधान देखिए दो टाइप के, एक है नम्यता सॉफ्ट, एक अनम्यता कठोर रिजिड, है ना। नम्यता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी किसी भी लिखी गई बातों को हम लोग तुरंत अपने हिसाब से अपने व्यवहार के अनुकूल डाल दें या उसको समय के हिसाब से समय के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव कर दें, तो उसको बोलेंगे नम्यता। मतलब इतना लचीला होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को हम जैसे हुआ अवस्था, जैसे ज़रूरत है वैसे हम उसको तोड़ मरोड़ सकें, उसको बोलेंगे नम्यता। लेकिन अनम्यता का मतलब क्या होता है कि संविधान में जो भी बातें लिखी गई है उसको हम जल्दी तुरंत उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, लेट होगा, बहुत तरह की दिक्कतें होगी। तो संविधान में नम्यता और अनम्यता को लेकर सवाल करना है, आपको जानना है क्या है नम्यता। एक देश का नाम है ब्रिटेन, वहाँ पर नम्यता वाली व्यवस्था है, नम्य सिस्टम है। और एक है अनम्यता, इसमें है अमेरिका। मतलब अमेरिका में कोई भी संविधान का संशोधन करना है तो बहुत भारी जटिल काम हो गया। ब्रिटेन में संशोधन करना है सामान्य काम हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। अमेरिका में बहुत कुछ दिक्कत है। अमेरिका में कानून का जो हिसाब किताब है ना वो नियत कानून है, वहाँ पे नियत चलता है, वहाँ पे लॉ की नियत व्यवस्था है। मतलब वहाँ कानून सबसे मूल चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुने आप लोग। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से सबको कंट्रोल में रखा है, और हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से भी कंट्रोल में रखा है, लेकिन जितना अमेरिका में रखा गया है उससे थोड़ा कम है। मतलब कि अमेरिका का जो पार्लियामेंट है वो किसी भी हिसाब से मौलिक अधिकार में या वहाँ के संविधान के जो प्रावधान है वहाँ पर कोई संशोधन वगैरह नहीं कर सकते। अगर किया तो वहाँ के बेसिक स्ट्रक्चर में समस्या आ जाएगी और वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सवाल कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर नियत विधान पर चलता है। ब्रिटेन में क्या है कि जैसे मन हुआ, जब भी ज़रूरत हुआ तुरंत जाके बदलाव कर दो। तो नम्यता भी होना उतना अच्छी बात नहीं है,
और अनभ्यता भी होना उतनी अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कि आवश्यकता पड़ गई तो आप कैसे करेंगे। इसलिए भारत ने क्या है, भारत ने मध्यम मार्गी का रास्ता निकाला है, मीन पाथ का रास्ता निकाला है। भारत हमेशा मध्यम मार्गी पर चलता है। गौतम बुद्ध वाली सिद्धांत है ना, मीन पाथ, मिडिल पाथ, मध्यम मार्गी, मतलब ना तो ये ना तो वो, इसके बीचों बीच रास्ता निकालना है। तो भारत के संविधान कैसा है, न तो नम्यता है और न ही अनम्यता है। ठीक है, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाता है, वो है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ देखिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, नॉन अलायंस मूवमेंट, वो भी क्या है, न यूएसएसआर के पास रहेगा न यूएसए के पास रहेगा, उनके बीच का रास्ता निकालता है, मिडिल पाथ, मेन पाथ। गौतम बुद्ध से ही सीखे होंगे। तो ये मेन पाथ ही है जो कि न तो नम्यता है न ही अनम्यता है। जरूरत पड़ी संशोधन हो जाएगा और अनावश्यक संशोधन नहीं होगा। इन हिसाब को आपको समझना है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। सारे विद्यार्थी को ध्यान देना होगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया करो। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे कि आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान है। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों का क्या है, मिला जुला रूप है ना। इसलिए अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। अब 368 को समझिएगा। आर्टिकल 368 में क्या इंतजाम कर रखा है संशोधन को लेकर के, है ना। ठीक है, आर्टिकल 368 है, जस्ट अ वेट। आर्टिकल 368, इसमें दो तरह के व्यवस्था कर रखे हैं। एक है विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन। ठीक है, विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन। और दूसरा विशेष बहुमत प्लस 50% से ज्यादा राज्यों का समर्थन। अगर ये सब हो जाता है, ठीक है, तो ही आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होगा। ठीक है, विशेष बहुमत माने क्या, राज्यसभा प्लस लोकसभा, इन दोनों में उपस्थित और मतदान करने वाले जो मेंबर हैं, है ना, उनको लेकर के हिसाब किताब रखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जैसे मैंने कहा राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में जितने भी मेंबर हैं जो उपस्थित हैं और जो मतदान में भाग लेते हैं, उनकी 2/3 बहुमत, 2/3 ये चाहिए।
और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक है। मतलब स्पेशल राज्य की बात, मतलब स्पेशल संस्था की बात करें, सदन दो ही को है, राज्यसभा लोकसभा। इसमें जो मेंबर हैं उसके 50% चाहिए, इसके भी चाहिए 50%। व कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। ये है भारी बदलाव, इसको बोलते हैं बिग अमेंडमेंट। ठीक है, और ऐसे अमेंडमेंट के लिए इतने सारे प्रावधानों से होकर गुजरना, सारे प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर के हमारे यहाँ संविधान में संशोधन हो जाता है। इसके अलावा संविधान के कुछ आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल क्या करेंगे, इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स। आप बस पढ़ाई करते रहिए ध्यान से।